नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। और आज फिर मैं कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूं केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल का, जो कि आज है आवर्त सारणी तीसरा। 2 वीडियो इससे पहले डाल चुका हूं, आज तीसरा डाले हैं। लगभग हम उम्मीद करते हैं जो भी मैक्सिमम क्वेश्चन जो है, जो बार बार रिपीट हुआ है या पूछा गया है, वो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इसमें आ जाएगा। ये तीनों पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी के टेबल से। तो दोस्तों आज हम शुरू करते हैं, जिसमें उस दिन कुछ चर्चा किए थे। हमने चर्चा किए थे ब्लॉक के बारे में, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक। आखिर ये पीरियोडिक टेबल में होता कहाँ है, ये याद हम लोग करते हैं। तो ये पीरियोडिक टेबल के आधार पर आज हम आप लोगों को याद करवाते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने क्या बताया था, जो क्षार धातु जो होता है वो जो है पहला और दूसरा ग्रुप का एस ब्लॉक में आता है। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में टोटल कितना ग्रुप है? 18 ग्रुप है। 18 ग्रुप है तो 18 ग्रुप जो है, पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप, मतलब फर्स्ट समूह, लेफ्ट समूह सबसे लेफ्ट साइड में रहता है। फर्स्ट और सेकंड समूह सबसे लेफ्ट साइड में रहता है, और 18 जो है सबसे राइट साइड में रहता है। सबसे पहली बात ये हम लोग जानेंगे। ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 है। अब कहता है एस ब्लॉक। एस ब्लॉक यहां हमने एस ब्लॉक दिए हैं, मतलब एस ब्लॉक में कौन कौन तत्व आता है। तो एस ब्लॉक का तत्व जो आता है 1 और 2 ग्रुप का आता है। यहाँ पर ये 1 और 2 ग्रुप का जो है एस ब्लॉक में आता है। एक और एस ब्लॉक में आता है 18 ग्रुप का पहला तत्व, जो कि ये अपवाद में आ जाता है। यहाँ फर्स्ट एस में जो आता है हाइड्रोजन आ जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन का एक होता है। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग लिखते हैं तो 1s1 लिखते हैं। वही हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 2 होता है, और इसका जब लिखते हैं तो 1s2 होता है। लेकिन पीरियोडिक टेबल में या आवर्त सारणी में जो रखा गया है, इसको राइट के ऊपर वाला कॉर्नर पर रखा गया है हीलियम को, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन को जो रखा गया है, हाइड्रोजन को रखा गया है पहला नंबर लेफ्ट के ऊपर वाला कॉर्नर पर। यहाँ पर हीलियम रखा गया है और यहाँ पर जो है हाइड्रोजन रखा गया है। और हाइड्रोजन और हीलियम दोनों एस ग्रुप के तत्व है, इसलिए यहां पर भी हम एस दे दिए। 1s में आता है, 1s1 1s2। जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम बताएंगे तब देखेंगे। और यहां पर भी देख लीजिए 1s1 1s2। क्योंकि अब एक चीज आता है, सबसे पहले हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, जो कि एस ग्रुप में इलेक्ट्रॉन जो रह सकता है, या तो 1 रख सकता है या 2 रख सकता है, मतलब 2 तक इलेक्ट्रॉन रह सकता है एस ग्रुप में, मतलब एस ब्लॉक में सब ग्रुप बोलेंगे या ब्लॉक बोलेंगे, एस ब्लॉक में। उसके बाद पी के बारे में हमने बताया था। पी में जो रह सकता है, मतलब 1 से लेकर के 6 तक, मतलब 1 रह सकता है, 2 रह सकता है, 3 4 5 6, मतलब मैक्सिमम कहेगा पी ब्लॉक में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो पी ब्लॉक में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। कहेगा एस ब्लॉक में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो एस ब्लॉक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। उसके बाद एक तीसरा बताए थे डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक में जो है हम लोग 10 तक इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 1 से लेकर के 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब हम या तो 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 6 7 8 9 10 रख सकते हैं। और ये जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम निकालेंगे तब पता चलेगा। नहीं पता, वैसे भी हम कुछ चर्चा यहां पर कर देते हैं। हमने क्या कहा, एस ब्लॉक में 1 से लेकर 2 1 है, और देखिए एस ब्लॉक में 2 3 इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में कभी नहीं लिख सकते हैं। फिर पी ब्लॉक कहीं आता है, तो पी ब्लॉक देखिए जैसे 1s2। सबसे पहले क्लोरीन का कुछ काम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं दोस्तों। जैसे सोडियम का 11 है तो 2 8 1, ये सेल के रूप में, कक्षा ग्रुप में हम लोग लिखते हैं। और इसका कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक मतलब ब्लॉक के रूप में या सब सेल के रूप में करते हैं, तो 1s2 2s2 2p6 3s1। क्यों 1s2 के बाद 3 इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए इसका ब्लॉक यहीं समाप्त है, सेल यहीं समाप्त है। अब दूसरा सेल में देखिए हम 2s2 2p6, दूसरा सेल में हमने बताया है 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। और ये तीसरा है s1 3s1, यहाँ 3s2। लेकिन यहीं पर अगर क्लोरीन का देखते हैं तो 3s2 के बाद फिर p में चला गया है, फिर
3s3 नहीं लिखे हैं हम, इलेक्ट्रॉन जब बढ़ा है तो p ब्लॉक में चला गया, 2p में चला गया, ये p ब्लॉक में 3p में चला गया। तो अब d ब्लॉक में 10 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, उसी तरह f ब्लॉक में जो है 14 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 1 से लेकर के 14 तक इलेक्ट्रॉन रह सकता है। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सॉरी 15 नहीं 14 तक 14 तक रह सकता है। अब हम लोग चलते हैं तो एस ब्लॉक में इधर से हीलियम आता है, बाद बाकी जो है इधर से पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप का तत्व आता है एस ब्लॉक में। उसके बाद हम एस ब्लॉक जैसे कि देखिए पहला ग्रुप का तत्व यहां लिख चुके हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये 1s में आएगा सब। वही 1s1 में ये सब आएगा, वही जो है यहां पर जो है आपको दूसरा ग्रुप 2 यहां लिख दिए हैं, जिसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम, ये सब जो है ये सब आ जाता है S2 ग्रुप में, S2 में सबसे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएगा तो दूसरा ग्रुप। अब देखिए ये तो हमने बता दिया। उसके बाद देखते हैं एस सेल ये आता है और 3 से लेकर के 12 तक, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, इससे पहले वाले वीडियो में हम दिखा चुके हैं जो ये जो है 3 से 12 तक का जो इलेक्ट्रॉन है तत्व है पीरियोडिक टेबल में तत्व है, वो ग्रुप, तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11 और 12, ये जो है ये पी ब्लॉक में आता है, जिसे इससे पहले वाले वीडियो में हम ट्रांजिशन या संक्रमण तत्व के बारे में बताए हैं। ये पूरा जो है ट्रांजिशन में आता है। उसके बाद आता है ये डी ब्लॉक में आता है, जिसे ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। उसके बाद पी ब्लॉक आ जाता है, 13 से लेकर के 18 तक के तत्व जो है ये सब का सब डी ब्लॉक में आ जाता है, डी ब्लॉक में आ जाता है। यहां पर लिख दिए है खाली हीलियम को छोड़ करके। उसके बाद एक आता है, हमने बताया था जो लेंथेनाइड तत्व, और एक आता है एक्टेनाइड तत्व। तो लेंथेनाइड तत्व जो है ये जो है पहला के, ये तो हो गया दूसरा ग्रुप। अब देखिए पहला के छठा के तीसरा ग्रुप में, छठा के तीसरा ग्रुप में जो है मतलब यहां पर जो है यहां पर लेंथेनाइड तत्व है जो कि 14 गो है, लेकिन पीरियोडिक टेबल में नीचा में अलग अलग ये बना के दिखाया गया है टेबल, 2 टेबल इस तरह से बना दिया ये। लेकिन ये सब जो है चौथी कक्षा के एफ ब्लॉक में आता है लेंथेनाइड, और 5वीं कक्षा के एफ ब्लॉक में आता है ये 7वां आवर्त के 5F, मतलब ये 5वीं ब्लॉक एफ जो है एफ के एफ ब्लॉक के तत्व आता है जो एक्टिनाइड तत्व होता है, ये 7वां के तीसरा ग्रुप में, मतलब छठा आवर्त के तीसरा ग्रुप में आता है। ये जो है लेंथेनाइड तत्व जो कि एफ ब्लॉक का एलिमेंट होता है, सारा का सारा एक ही जगह रहता है। उसी तरह ये जो है 7वां के तीसरा ग्रुप में आता है एफ ब्लॉक जो कि एक्टिनाइड आता है, ये भी एफ ब्लॉक में आता है। और 7वां आवर्त जो है ये अधूरा होता है। उसके बाद जैसे देखिए हम बता रहे जैसे सोडियम का 11 2 8 1, तो 1s2 2s2 2p6 3s1, तो 3s1 इसका स्थान कहाँ है पीरियोडिक टेबल में, तो देख लीजिए ये है क्या पहला ग्रुप के 1 2 3 तीसरा आवर्त में। अब एक चीज हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, जो कक्षा हम कैसे पकड़ते हैं, जैसे 1 2 3 तीसरा बार तक गया है ये, तो 3 कक्षा हुआ। जैसे ये तीसरा बार गया है 2 8 2 3 पार्ट में बटा है तो 3 कक्षा हुआ। वही क्लोरीन 2 8 7 3 कक्षा, यही 4 बार में आ जाएगा, चौथा कक्षा आएगा तो चौथा जगह पर लिखा जाएगा। तो ये जो है ये कक्षा की संख्या को बताता है। ये जो है इसका आउटर मोस्ट बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन रहता है, ये जो है पीरियोडिक टेबल के ग्रुप को बताता है, समूह को बताता है। उसके बाद मैग्नीशियम में आते हैं जैसे 12, तो क्या है 2 8 2 1s2 2s2 2p6 3s2। तो देखिए सोडियम के बाद मैग्नीशियम है, ये दूसरा ग्रुप में है, देखिए 2 है दूसरा ग्रुप में है मैग्नीशियम। कक्षा कितना है 3, तो देखिए 3 तीसरा सेल में है अंतिम इलेक्ट्रॉन, इसमें भी तीसरा सेल में अंतिम इलेक्ट्रॉन क्योंकि तीसरा आवर्त में है, तीसरा आवर्त में है। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्लोरीन 2 8 7 होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो 1s2 2s2 2p6। अब 6p का 6 तक चला गया, फिर 3s2 तीसरी कक्षा में भरने लगा क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन है, 3s2 3p5। हमने क्या बताया p में 1 2 3 4 5 6 तक इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो देखिए 5
इलेक्ट्रॉन आ गया है। ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना है, 7 है। 7 मतलब 17वां ग्रुप चला जाएगा, और 17वां ग्रुप जो है क्लोरीन का राइट साइड में जस्ट अंतिम से 18 से पहले 17वां इसमें, जिसमें कि हैलोजन गैस रहता है। अब एक चीज और हम लोग जानते हैं, हम लोग ने क्या पढ़ा है, जो पीरियोडिक टेबल जो है, आधुनिक पीरियोडिक टेबल, ये परमाणु संख्या के आधार पर बना हुआ है। अब परमाणु संख्या कोई भी तत्व का क्या होता है, कोई भी तत्व में पहले 3 मौलिक कण रहता है, और 3 मौलिक कौन होता है, एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इसको पूरा डिटेल से हम लेंगे जब एटॉमिक स्ट्रक्चर या परमाणु संरचना चैप्टर लेंगे या टॉपिक लेंगे, उसमें पूरा डिटेल से जानेंगे, लेकिन थोड़ा शॉर्ट में हम यहाँ दे दिए हैं। और कोई भी परमाणु के नाभिक में जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, और इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। और परमाणु की संख्या जितना होता है कोई भी तत्व में, उतना उसका क्या होता है, परमाणु संख्या होता है। और कोई भी तत्व में जितना परमाणु संख्या होता है, मतलब प्रोटॉन की संख्या होता है, उतना इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। कोई भी तत्व में जितना प्रोटॉन की संख्या होता है, उतना इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। और कोई भी तत्व जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब उदासीन होता है, विद्युतता उदासीन होता है। कोई भी तत्व जो है नॉर्मल अवस्था में, तो कहेगा तत्व में प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन की संख्या होता है। किसी परमाणु में 3 कण होता है, मौलिक कण, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। अब परमाणु द्रव्यमान जो होता है, इलेक्ट्रॉन पर कोई द्रव्यमान नहीं होता, लगभग 0 के बराबर होता है। अगर देखिएगा तो 9.1 इंटू 10⁻³ होता है उसका द्रव्यमान। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का बता रहे हैं 9.1 इंटू 10⁻³ ये लगभग 0 के बराबर है। ये 0 के बराबर है, इसलिए जो है इलेक्ट्रॉन का, ये किसका, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हम बता रहे हैं, तो इसलिए इसके द्रव्यमान को काउंट नहीं किया जाता है। तो क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या होती है। अब प्रोटॉन में द्रव्यमान होता है और न्यूट्रॉन में द्रव्यमान होता है। एक क्वेश्चन और आता है, जो सबसे ज्यादा द्रव्यमान किस मौलिक कण का होता है, वो न्यूट्रॉन का होता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है परमाणु के नाभिक में रहता है, और द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या होता है, क्योंकि ये दोनों में द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन में होता नहीं है। और ये जो है लगभग बराबर होता है, इसलिए परमाणु द्रव्यमान बराबर 2 इंटू प्रोटॉन भी लिखते हैं। बहुत माइनर डिफरेंस होता है दोनों के द्रव्यमान में। अब कहता है किसी भी तत्व को स्थान आवर्त सारणी में, स्थान आवर्त सारणी में कैसे पता करते हैं, तो तत्व की इलेक्ट्रॉनिक संरचना के आधार पर हम लोग किसी भी तत्व का जो है स्थान पता करते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग चर्चा किए हैं अभी जस्ट। उसके बाद कहता है जैसे कि सोडियम 11 है, 2 8 1 तीसरा कक्षा तक गया है, तो तीसरा कक्षा मतलब आवर्त हो गया 3, और तीसरा कक्षा में अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या है, और इसे ही हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इसे ही हम लोग संयुक्ता कहते हैं कोई भी तत्व का। और ये संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो वर्ग को बताता है, तो 1 है तो समूह 1 हो गया कोई भी तत्व का, सॉरी कोई भी तत्व में सोडियम का। तो ये कहां पर है, पीरियोडिक टेबल के पहला ग्रुप में 1 है समूह, उसके बाद आवर्त 3 है, तो 1 2 3 तीसरा में है। और ये हम कुछ तत्व लिख दिए क्योंकि कुछ एग्जाम्पल लेना है। अब आते हैं, कोई भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो त्रिज्या जो है बढ़ते जाता है। क्यों त्रिज्या बढ़ते जाता है, क्योंकि तत्व में जो है परमाणु, सॉरी तत्व में जो है उसके परमाणु के कक्षा, तत्व की में जो है इलेक्ट्रॉन जो भ्रमण करता है वो कक्षा जो है बढ़ते जाता है। जैसे हाइड्रोजन के लिए ये न्यूक्लियस हो गया, और न्यूक्लियस में हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहता है, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। उसी प्रकार लिथियम आ गया, लिथियम में कोई भी लिथियम में 2 कक्षा बनता है, क्योंकि पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है और दूसरा में 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। उसी तरह सोडियम में 3 कक्षा बन जाता है, इसलिए कक्षा बढ़ते जाता है, इसलिए जो है ऊपर से नीचे आने पर त्रिज्या जो है वर्ग में बढ़ता है, वर्ग में त्रिज्या बढ़ता है। और कोई भी आवर्त में अगर बाएं से दाएं जाएंगे आवर्त में तो त्रिज्या घटता है। अब घटता है क्यों, ये जानना है हमको, क्योंकि
घटता है, इतना याद रखिए। और वैसे भी देखिएगा तो जैसे ये सोडियम ले लेते हैं तो लिथियम ले लेते हैं हम लोग, तो लिथियम लेते हैं तो ये Li है, तो इसमें 2 कक्षा, एक में कितना इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितना है 1 इलेक्ट्रॉन है। उसी प्रकार बेरिलियम ले लेते हैं तो बेरिलियम Be का लेते हैं, इसका पहला कक्षा में तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन इसका परमाणु संख्या 4 होता है, फिर अगला में जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहां पर दोनों में हम लोग कंपेयर करते हैं, जैसे लिथियम है तो लिथियम में का दूसरा कक्षा में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बेरिलियम का दूसरा कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। या इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है, कक्षा की संख्या नहीं बढ़ती है, इसलिए इसका त्रिज्या घटते जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी, और प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज और प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, और ये दोनों अट्रैक्ट करता है। तो जितना कक्षा में प्रोटॉन ज्यादा होगा उतना वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो इसलिए त्रिज्या घटते जाता है। परमाणु संरचना वाला चैप्टर में इसको पूरा डिटेल से लेंगे। उसके बाद एक चीज और हम लोग ने चर्चा किया था, विद्युत ऋणात्मक तत्व। ऊपर से नीचे आते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, घटती है, क्योंकि ऊपर से नीचे आते हैं तो कक्षा की संख्या बढ़ती है। जैसे पहला तत्व में 1 कक्षा रहेगा, दूसरा तत्व में 2 कक्षा रहेगा, तीसरा तत्व में 3 कक्षा रहेगा, तो ऊपर से नीचे आते हैं तो कक्षा की संख्या जैसे जैसे बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन दूर होती है। विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आकर्षण करने की जो कैपेसिटी होती है वही विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। तो ये जो है घटती जाती है। उसी प्रकार बाएं से अगर दाएं जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, क्योंकि यहां पर हमने चर्चा किया है जो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है। तो ये जो है इसमें क्या होगा, ऋणात्मकता इलेक्ट्रॉन, जैसे प्रोटॉन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्षमता बढ़ती जाती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है। इसलिए बाएं से अगर कोई भी आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे, कभी भी चलेंगे तो आवर्त में चलेंगे बाएं से दाएं, और वर्ग में ऊपर से नीचे चलेंगे। तो बाएं से दाएं जाएंगे तो ऋणात्मकता जो है बढ़ेगी, लेकिन ऊपर से नीचे आएंगे तो ऋणात्मकता घटेगी। वही त्रिज्या का बात करें, अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो त्रिज्या बढ़ेगा, अगर बाएं से दाएं जाएंगे कोई भी आवर्त में त्रिज्या घटेगा। और पूरा डिटेल से जो है आगे के वीडियो में लेंगे। तो अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।